Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 65th chapter of Indian Polity. इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करने के काफ़ी करीब आ गए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा अब इसमें चैप्टर्स नहीं बचे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कवर इट एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड फॉर दिस series I have taken reference from the Lakshmikant book. This is a very important one as far as the civil services examination is concerned. This book can be considered as the whole material for the Indian polity, right? Indian polity के लिए complete and composite ये material है जिसको मैं बहुत ही precisely बिना किसी important इंफॉर्मेशन पॉइंट्स रिलेवेंट डेटा को छोड़े हुए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ. बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत ही अच्छे से तैयार किया हुआ ये मटेरियल है. लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आपको नोट मेकिंग का काम ना करना पड़े. यू विल बी गिवन द पीडीएफ ऑल्सो, द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू हैव टू टेक द पीडीएफ फ्रॉम द लिंक. ठीक है. So before starting this class, I would say if you are new to the channel, first of all what you have to do, you have to subscribe so that I can also get the motivation, and you will continuously get the notification of my latest videos when you press the bell icon too. So don't forget to press the bell icons, okay? And these are very important classes, you should not miss. I am putting all my efforts in these classes, so kindly recognize these efforts, right? लेट्स बिगिन. एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा. ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया पार्ट 17 में. ठीक है, पार्ट 17 में इसको रखा गया है अंडर द आर्टिकल 343 टू 351. ये सारे आर्टिकल में एक्चुअली बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में. 343 से 351 ये आपको हमेशा ही याद रखना है. ठीक है. अगर बात करें कि कैसे किन हेड्स में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है, तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स. दैट इज लैंग्वेज ऑफ यूनियन, सबसे पहला हेड है हमारा लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. दूसरा है रीजनल लैंग्वेजेस. तीसरा है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी. एंड लास्ट वाला है टेक्स्ट ऑफ द लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स. ठीक है. पहला है कि कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है यूनियन के बिजनेस में. दूसरा है रीजनल लैंग्वेजेस क्या क्या है. लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी कौन से लैंग्वेज में डील करती है. एंड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स. टेक्स्ट ऑफ द लॉ का मतलब ये है कि जो एक्ट बनाती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उसका लैंग्वेज क्या होता है, या फिर कोई भी डायरेक्टिव्स आता है, ऑर्डर्स, डायरेक्टिव्स, उनका लैंग्वेज क्या होगा. तो इन सबको हम एक एक करके जान लेंगे. सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ यूनियन की. लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करें अगर, तो हिंदी जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. एंड इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन जो न्यूमरल्स होंगे, जहाँ भी न्यूमरल्स यूज किया जाएगा वो देवनागरी स्क्रिप्ट का नहीं होगा. दैट हैज टू बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिखते हैं. इसको एक्चुअली इसी फॉर्म में लिखना होता है, ना कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट वाला जो न्यूमरल्स है उसको नहीं यूज करते हैं. देवनागरी वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है. सो दैट इज वाई इंटरनेशनल फॉर्म में हमने इसको रखा है. ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है. हालांकि हम लोग हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में ही फॉलो करते हैं, बट जो न्यूमरल्स यूज करेंगे वो हम करेंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 65 है, 1965 है. 15 साल के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था. इस समय बोला गया था कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15 साल तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा यूनियन के. ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस में इंग्लिश को यूज किया जाएगा. 15 साल के लिए रियायत दी गई थी, कंटिन्यू रखा गया था इंग्लिश को. एंड इवन ये भी बोला गया था कि नॉट ओनली 15 ईयर्स, अगर
पार्लियामेंट चाहे, अगर सरकार चाहे तो इसको फर्दर भी कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। और इसी कारण इंग्लिश आज भी यूज किया जाता है, इसको कंटिन्यू कर दिया गया हमेशा के लिए। एट द एंड ऑफ 5 years, ऐसा इसमें बोला गया, एंड 10 years की कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1950 में। तो ऐसा कहा गया कि 1950 से 5 साल एंड 10 साल बाद प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा एक कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द यूज ऑफ Hindi languages and restriction on the use of English languages and other related issues। इस बात को समझो, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। एक प्रोविजन हमने ये रखा कि 5 साल और 10 साल बाद एक कमीशन बिठाई जाएगी, एक कमीशन बिठाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और वो कमीशन क्या देखेगी? वो देखेगी कि भाई हिंदी का यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन इंग्लिश पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या फिर कुछ अदर रिलेटेड इश्यूज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से कंसर्न्ड है। एक कमिटी बिठाई गई पार्लियामेंट की, ठीक है, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट बिठाई गई टू एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। तो जो ये 5 साल बाद, एक्चुअली एग्जैक्टली 5 साल के बाद 1950 के एक कमीशन बिठाना था, वो कमीशन बिठाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। एंड इसको एग्जामिन किया एक कमिटी ऑफ पार्लियामेंट जो कि गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत की ये कमिटी थी, जिसने इनके इस कमीशन के रिपोर्ट को एग्जामिन किया। हाउएवर जो दूसरा कमीशन बिठाना था 10 years के बाद, वो नहीं बिठाया गया। हाउएवर अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज नॉट अपॉइंटेड इन 1960। ठीक है, बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये इवोल्यूशन है इस लैंग्वेज का। बाद में 1963 में द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था सरकार के द्वारा 1963 में। इसने कंटिन्यू कर दिया इंग्लिश को फॉरएवर। अब इंग्लिश हमेशा के लिए हमारा लैंग्वेज बना रहेगा और लैंग्वेज ऑफ यूनियन रहेगा इन द ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, और बिजनेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब हिंदी के अलावा इंग्लिश भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही खाली रहेगा, हिंदी के अलावा इंग्लिश भी चलता रहेगा। दिस एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1967 to make the use of English in addition to the Hindi compulsorily in certain cases। तो ऐसा बोला गया कि कहीं कहीं तो इंग्लिश चाहे सरकार तो हमें हर जगह कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस कंपल्सरी हैं जहाँ पे वहाँ पे इंग्लिश को यूज करना ही करना होगा। ये लाया गया था एक अमेंडमेंट टू दिस एक्ट। ये अमेंडमेंट लाया गया था 1967 में। किस में लाया गया था अमेंडमेंट? द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने बात कर ली लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। वी विल टॉक अबाउट द रीजनल लैंग्वेजेस। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द यूज इन द स्टेट और हिंदी एज अ रीजनल लैंग्वेज। तो बात समझो, जो लेजिस्लेचर है स्टेट की, मान लो बिहार एक स्टेट है, उसका स्टेट लेजिस्लेचर है, वो चाहे तो हिंदी रख सकती है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर ऐसा प्रोविजन दिया गया, ठीक है, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज रख सकती है जो कि स्टेट में यूज होता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जा सकता है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि हिंदी ही हिंदी होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज। इनफैक्ट वो 22 लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में है, उसमें से अगर नहीं भी हो तब भी उसको रखा जा सकता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया। अकॉर्डिंगली आंध्र प्रदेश ने तेलुगु रखा अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, केरल ने मलयालम रखा, असम ने असामीज रखा, वेस्ट बंगाल ने बंगाली रखा, उड़ीसा ने उड़िया रखा। एंड जो 9 नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसी जो 9 स्टेट्स थी नॉर्दर्न की, उन्होंने हिंदी रखा। गुजरात ने हिंदी भी रखा, साथ में गुजराती को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। गोवा ने मराठी रखा इन एडिशन टू द कोंकणी, मतलब कोंकणी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मराठी को भी गोवा ने कंटिन्यू किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन्होंने इंग्लिश को चुना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश को चुना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज।
चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी भी बताया आपको कि जो 22 लैंग्वेज हैं 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जो रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस है, ऐसा नहीं है कि स्टेट को इन्हीं लैंग्वेजेस में से चूज करना है। दे आर नॉट बाउंड टू। यहाँ पे देखो लिखा गया है चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू दैट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस को रखी जा सकती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज। अगर बात करें कम्युनिकेशन करना हो अगर यूनियन और स्टेट्स के बीच में, तो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। या फिर वेरियस स्टेट्स जो हैं, जैसे कि अगर मान लो कि जैसे हरियाणा कम्युनिकेट करना चाहता है अगर गुजरात से, तो किस लैंग्वेज में करेगा? वो करेगा इंग्लिश में, ठीक है। बट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को फ्री राइट दिया गया है कि भाई आप चाहें तो एग्री कर सकते हैं ऑन द यूज ऑफ हिंदी। मान लो जैसे कि हिमाचल प्रदेश है और यूपी है, ठीक है। इन दोनों को राइट है कि अगर ये दोनों म्यूचुअली चाहें तो हिंदी को एज ए लिंक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 also had the provision to make English as a official language for the communication between the union and the non-Hindi states, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 वाला था, उसने एक प्रोविजन दिया कि इंग्लिश को अगर चाहे यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच में यूज किया जा सकता है। चाहे कि एक्चुअल कंपल्सरली ऐसा ही होता है, नॉन हिंदी स्टेट और यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो इंग्लिश में होता है। बिटवीन ए हिंदी एंड नॉन, अगर कम्युनिकेशन होगा किसी एक हिंदी स्टेट और एक नॉन हिंदी स्टेट के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन हिंदी में भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो, ठीक है। प्रोवाइडेड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। When the president on a demand being made by the स्टेट के लोगों के द्वारा अगर डिमांड आया है प्रेसिडेंट के पास और ये डिमांड पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक वास्ट पॉपुलेशन चाहता है स्टेट का कि डिजायर द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट स्टेट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, the president may direct that the such language shall also be officially recognized in the state। सिंपल सी बात है कि अगर प्रेसिडेंट के पास डिमांड आता है लोगों का, किसी चैनल के थ्रू डिमांड आता है कि भाई हमारे स्टेट में फलाना जो भी XYZ जो भी लैंग्वेज है ये ज़्यादातर बोली जाती है और इसको क्यों ना ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा दिया जाए। ऐसा डिमांड अगर प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई हाँ वास्ट मेजोरिटी चाहती है या फिर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंटली उनका ये राय है कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए जो कि नॉन ऑफिशियल है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉ की, ठीक है। इसको बात कर लेते हैं। Until Parliament provides, English should be the language only to be used in Supreme Court and in every High Court। तो बात को समझो, अगर मतलब पार्लियामेंट जब तक बदलती नहीं है कि भाई इंग्लिश नहीं होगा यूज सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी एवरी हाई कोर्ट में इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज हिंदी यूज होगा, अगर पार्लियामेंट जब तक चेंज नहीं करती तब तक इंग्लिश ही कंटिन्यू चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट में। ये एक प्रोविजन है कि कोर्ट्स में क्या कौन सा लैंग्वेज चलता है। सुप्रीम कोर्ट में तो जान लो सिंपल सी बात कि ओनली एंड ओनली इंग्लिश चलता है, यहाँ पे हिंदी चलता ही नहीं। कुछ हाई कोर्ट्स में चल सकता है हिंदी प्रोवाइडेड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, ठीक है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, मैं वो सारी बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो होती हैं बिल्स की, बिल्स कौन सी बिल्स जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में आ रही हैं या फिर पार्लियामेंट में आ रही है या फिर एक्ट जो बन रही है या फिर जो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर कुछ ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस या बाई लॉज हैं, बाई लॉज जो है सेंटर के या फिर स्टेट के हो, वो जो लॉ है वो सारी लॉ वगैरह ठीक ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट वगैरह वो इंग्लिश में ही होंगी, ठीक है, इंग्लिश में होंगी। यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखना भूल गया, इंग्लिश में होंगी ये सारी, ठीक है।
गवर्नर ऑफ ए स्टेट with the previous consent of the president can authorize Hindi or any other official language, but the judgments, decree and orders of the high court must continue to be in English only. इसका मतलब समझो, गवर्नर अगर चाहे और उसको, गवर्नर को किसी भी पार्टिकुलर स्टेट का गवर्नर है, मान लो कि एक गवर्नर है झारखंड के, ये इनको कॉन्सेंट भी मिला हुआ है प्रेसिडेंट का, तो ये अगर चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं हिंदी या फिर किसी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि स्टेट की है, कि भाई यही लैंग्वेज पर्टिकुलर झारखंड में जो हाई कोर्ट होगा, रांची हाई कोर्ट जैसे है, वहाँ पे यही लैंग्वेज यूज होगा, इंग्लिश नहीं होगा। अगर ये चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एसेंट मिला हो प्रेसिडेंट का। लेकिन जजमेंट्स अगर ये कोर्ट देती है, जैसे रांची हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर देती है अगर ये हाई कोर्ट, तो ये इंग्लिश में ही होगा। लेकिन बाकी कार्रवाई हिंदी में या फिर जो भी लैंग्वेज जो गवर्नर चाहते हैं उसमें हो सकती हैं, बट जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ये सब चीजें इंग्लिश में ही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Similarly, a state legislature can prescribe the use of any language for the authoritative text of bills, act, ordinances, orders, rules, regulations, etc. सेम वे में जैसे गवर्नर यहाँ पे जैसे कर सकते हैं कि भाई चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज, बिल्स के जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होते हैं, एक्ट जो बनता है, ऑर्डिनेंसेस जो आती हैं, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस में चेंज किया जा सकता है। ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू बी पब्लिश, तो नॉट ओनली कि मतलब ये हिंदी में कर दिया और इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, ट्रांसलेशन भी कंपल्सरी हो जाता है। इंग्लिश में तो करना ही करना है इसको, लेकिन हिंदी में भी इसको किया जा सकता है। तो जब भी हिंदी में करेंगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, there is to be a Hindi translation of state acts or ordinances in certain cases, जैसे कि एक्चुअली 1963 का जो द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963, उसमें प्रोविजन है कि कुछ केसेस में मान लिया जाएगा कि भाई जो स्टेट की एक्ट है या फिर ऑर्डिनेंसेस हैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्ट बन चुका है, वो इंग्लिश में है कुछ केसेस में, ठीक है, इंग्लिश में है, तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया जाना होगा। ये 1963 वाला जो एक्ट है, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, वो प्रोविजन कराता है। नेक्स्ट, जजमेंट्स, डिक्री एंड ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट बट दे शुड बी accompanied by an English translation. फॉर एग्जाम्पल, हिंदी इज यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान फॉर दिस पर्पस। अब देखो, एक्चुअली यही जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला जिसको कह सकते हैं, 1963 ऑफिशियल, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसने बोला कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि जजमेंट्स वगैरह ना कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह में जजमेंट हिंदी में दिए जा सकते हैं, डिक्री, ऑर्डर्स, जजमेंट वगैरह सब हिंदी में दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। जनरली सारे स्टेट में नहीं होता है, बट कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह में जो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर वगैरह आते हैं वहाँ पे हिंदी में भी आ सकता है, प्रोवाइडेड इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करना होगा। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। कौन कौन से ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन से इनमें से वो ऐसे स्टेट हैं जिनकी हाई कोर्ट का जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में आता है, प्रोवाइडेड उसका ट्रांसलेशन वो इंग्लिश में कराते हैं। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें कुछ कंफ्यूज करने के लिए तेलंगाना भी दे सकता है, ऐसे कुछ, या फिर हरियाणा दे सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ याद रखनी कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में हिंदी में भी जजमेंट दे सकती है, हिंदी में भी डिक्री या फिर ऑर्डर्स हाई कोर्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ द सेंट्रल लॉ एक्ट ऑफ 1973 एक एक्ट पास हुआ था। इसके हिसाब से एक प्रोविजन है कि ट्रांसलेशन इन एनी रीजनल लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन एंड बाई लॉ हैज टू बी कंसीडर्ड एज ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इफ इट हैज बीन देयर इन द ऑफिशियल गैजेट, जो कि प्रेसिडेंट इशू करते हैं। बात को समझो, अब मैं इसको सिंपल शब्दों में बताता हूँ।
एक एक्ट पास हुआ था 1973 में जिसका नाम है द ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन सेंट्रल लॉज एक्ट ऑफ 1973। तो जो भी सेंट्रल लॉज हैं, सेंट्रल लॉज हैं कुछ हमारे, ठीक है, जो भी सेंट्रल लॉज हैं उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जो कि 22 रीजनल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में मेंशन है, ऐसा इनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। लेकिन कब किया जा सकता है ट्रांसलेट? जब प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल गैजेट में ये बता दें कि भाई ये फलाना जो सेंट्रल एक्ट है या फिर ऑर्डर है, रूल है, रेगुलेशन है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। अगर ये बता दे प्रेसिडेंट तो इसको ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज देयर इज ए स्पेशल डायरेक्टिव। ठीक है, किस लिए? तो इंटरेस्ट जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर डेवलपमेंट किया जा सके हिंदी लैंग्वेज का। तो वो जान लो अब क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, प्रोविजंस क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कुछ, वो मैं बता देता हूँ आपको। एवरी एग्रीव्ड पर्सन, जो भी एवरी एग्रीव्ड पर्सन होगा उसको राइट है कि वो सबमिट कर सकता है एक रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेसल ऑफ एनी ग्रीवांसेस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी। ऐसा लिमिटेड नहीं है कि मान लो कि मैं एक एग्रीव्ड बंदा हूँ, मुझे कोई दिक्कत हुई है किसी भी मतलब सरकारी काम में कोई दिक्कत हुई है, मैं कुछ एक रिप्रेजेंटेशन एक अपना देना चाहता हूँ, वो क्या मुझे इंग्लिश में देना पड़ेगा? नहीं, मैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपना, मान लीजिए मेरी लैंग्वेज रीजनल है कोई और मैं इंग्लिश हिंदी नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस रीजनल लैंग्वेज में अपने ग्रीवांस को लिख के मैं किसी भी ऑफिसर या फिर अथॉरिटी को दे सकता हूँ। ये मेरा राइट है। ठीक है, इसको इसलिए रखा गया ताकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज परेशान ना हो। ठीक है, इन एनी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और स्टेट। मान लीजिए कि मैं यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ये फाइल कर रहा हूँ, कोई भी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस, तो उसको मैं यूनियन में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं उसको किसी भी लैंग्वेज में भर के दे सकता हूँ। या फिर स्टेट में अगर मैं फाइल कर रहा हूँ, स्टेट के किसी सरकारी दफ्तर की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, कोई सरकारी ऑफिसर के वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है और मैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस भर रहा हूँ, तो मैं स्टेट में यूज होने वाली कोई भी लैंग्वेज में भर सकता हूँ। बात समझ में आई होगी? आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। एवरी स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट और चाहे लोकल अथॉरिटी हो स्टेट की, उसको ये इंश्योर करना है कि जो प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी स्टेज में जो टीचिंग हो रही है स्पेशली फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चों की, वहाँ पे उनका जो इंस्ट्रक्शंस होगा, जो मोड होगा लैंग्वेज का पढ़ाने का, वो मदर टंग होगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा हर स्टेट को या फिर हर स्टेट की लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, ये भी इसलिए रखा गया ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफिसर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि इंश्योर करेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भी सेफगार्ड्स अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो वायलेट तो नहीं हो रहा है, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं। ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब ये रिपोर्ट इनके पास आता है तो जो रिपोर्ट रिलेटेड होता है पार्लियामेंट से, वो लोकसभा और राज्यसभा में रख दिया जाता है, और जो रिलेटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे इसको रखा जाए। ठीक है, बात समझ में आई होगी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब हमने स्पेशल डायरेक्टिव देख ली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसमें आपने देखा कि कोई भी लैंग्वेज में आप ग्रीवांस फाइल कर सकते हो, और स्टेट को या फिर लोकल अथॉरिटी को इंश्योर करना होगा कि इंस्ट्रक्शन जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए वो मदर टंग में दिया जा रहा है। एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ताकि वो सेफगार्ड्स वगैरह को इंश्योर करता रहे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज ए ड्यूटी अपॉन द सेंटर टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट लिंगुआ फ्रैंका। अब बात को समझो, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? मतलब लैंग्वेज फॉर मास, लैंग्वेज ऑफ मास जिसको कहते हैं। ठीक है, एज ए होल जो लैंग्वेज होता है उसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। मतलब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन बोले उसको लिंगुआ
फ्रैंका कहते हैं, सारे लोग बोलने लगे तो और अच्छा है। तो ये टास्क दिया गया है, ड्यूटी दी गई है सेंटर को कि प्रमोट करे हिंदी को, ताकि एक दिन ऐसा है कि हिंदी बिकम्स द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री। बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेराइड लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में। साउथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, फिर उधर चले जाओ आप, हर कंट्री तो बताते हैं कि 17-18 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो लैंग्वेजेस वेराइड है, तो ओनली हिंदी हो जाना बहुत मुश्किल है। बट ये टास्क दिया गया, सेंटर इज डायरेक्टेड to secure the enrichment of Hindi by assimilating the forms, style, expression used in the Hindustani and in other languages। तो बोला गया कि हिंदी को और इनरिच बनाइए, और मतलब कहते हैं ना कि वेटेज वाला लैंग्वेज बनाइए। कैसे बनेगा? तो आप एसिमुलेट कीजिए फॉर्म्स, स्टाइल्स, एक्सप्रेशन जो कि यूज किए जाते हैं हिंदुस्तानी या फिर अदर लैंग्वेजेस में, ताकि हिंदी को और इनरिच किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, जिसको 8th शेड्यूल कहते हैं, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली 14 थे, लेकिन आज की डेट में अभी 2020 तक में 22 ही हैं। 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली थे। असामीज, अब बात करें कौन कौन से वो लैंग्वेज है 22, तो असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी या फिर उसको डोंगरी भी कहते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये सब है 22 लैंग्वेज। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट लाके 1967 में, तो ये 15वां लैंग्वेज था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71वें संशोधन के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को किया गया था 92वां जो संशोधन था उसके बाद। ठीक है, तो ये संशोधन से लगभग आज की डेट में लगभग क्या मतलब एग्जैक्ट नंबर 22 है जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जो कि जिनको मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। अब हम बात करेंगे कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, एक कमिटी है जो कि रिव्यू करती रहती है ऑफिशियल लैंग्वेज को। पार्लियामेंट, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज को रिव्यू करती रहती है। इसका काम क्या है? द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइडेड दैट देयर मस्ट बी रिव्यू द प्रोग्रेस made in the use of Hindi for the official purpose of the union, and accordingly ये कमेटी बनाई गई थी। This committee of parliament was set up in 1976 ताकि ये रिव्यू कर सके। ठीक है, और इसमें 30 मेंबर होते हैं, जो कि 20 आते हैं यहाँ पे लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दिस कमिटी, इस कमिटी से रिलेटेड प्रोविजंस, कंपोजिशन, फंक्शन वगैरह सब देखते हैं। ये करती क्या है? तो रिव्यू करती है प्रोग्रेस किसको, कि हिंदी का यूज कैसा हो रहा है। ये अपना रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, और रिकमेंडेशन भी देती है प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट के पास ये रिपोर्ट आता है तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को रख देते हैं ईच हाउसेज में, लोकसभा, राज्यसभा में। ठीक है, एंड जो कुछ रिपोर्ट है रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसिडरेशन इशू डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द होल और एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट ये आता है, जो कि जमा किया जाता है किसके द्वारा? कमिटी ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को देती है रिपोर्ट, तो प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करते हैं। उस कंसीडर करने के बाद डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द होल और एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट, एज ए कन्वेंशन, जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं उनको ही चेयरमैन बनाया जाता है इस कमेटी का, कमेटी ऑन पार्लियामेंट का। मतलब एक्चुअली पावर दिया गया इसके मेंबर्स जो होते हैं 30 मेंबर्स, कि भाई आप चुन सकते हैं किसी भी बंदे को एज ए चेयरमैन। और एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि होम मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्हीं को चुना जाता है इसका चेयरमैन। The committee decided to inspect certain central government offices also to adopt maximum usage of Hindi so that the objective of Constitution and the Official Language Act provisions could be achieved. The committee set up the 3 subcommittees, and for the purpose of inspection by 3 service committee, the various ministries, departments, etc. were divided into 3 different groups. इस बात को समझो। इस कमिटी को लगा कि यार क्यों ना हम डिपार्टमेंट वाइज जाए। ठीक है, क्यों ना हम
इंस्पेक्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस को कि क्या वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने 3 सब कमेटी बना दी कि भाई हम एक काम करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस है उसको 3 भाग में बांट देंगे, इनके डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को 3 भाग में बांट देंगे। नंबर 1 को ये वाली कमेटी देखेगी, नंबर 1, नंबर 2 को नंबर 2 वाली कमेटी देखेगी, नंबर 3 को नंबर 3 वाली कमेटी देखेगी। मतलब 3 कमेटियां जो बनी सब कमेटी, वो 3 मिनिस्ट्रीज को देखने लगी, 3 भागों में बटी हुई मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को देखने लगी हैं कि वहाँ पे जो हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, हिंदी का यूज कैसा है, वहाँ पे हिंदी क्या प्रिवेलेंट है कि नहीं। आजकल आप सरकारी दफ्तरों में देखते होंगे वेडनेसडे इज द डे फॉर द हिंदी, यूज ओनली हिंदी, ऐसा करके लिखा रहता है कई जगह में। हिंदी को ये प्रमोट करने का एक तरीका है, ठीक है, ताकि लिंगुआ फ्रैंका बनाया जा सके। The committee also decided to invite eminent persons from various fields such as from education, judiciary, voluntary organization and the secretaries of the ministries and departments etc. ताकि इन लोगों का भी व्यू लिया जा सके डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी, ठीक है। Term of reference of the committee being comprehensive aspect like medium of instruction in schools, colleges and the universities, mode of recruitment to the सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, मीडियम ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। देखो बात ये है कि जो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है ये नॉट ओनली हिंदी को प्रमोट करती है बट ये बहुत वेराइड एक्चुअली फंक्शंस प्ले करती है। जैसे कि क्या वो इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्कूल में, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की जो नियुक्तियां होती हैं वो किस मोड में होना चाहिए, किस लैंग्वेज के द्वारा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में होने चाहिए, ये सब डिसाइड करती है। अब हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। क्लासिकल लैंग्वेज एक अलग कॉन्सेप्ट आया जो कि 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि क्लासिकल लैंग्वेज देंगे, हम स्टेटस देंगे कुछ लैंग्वेजेस को, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। इसी के दम पे 2006 में कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया सरकार ने कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे एक किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज अगर बनाना है। तो सो फार 2019 तक की बात करें, 2020 का कर लो, 20 तक की बात करें तो 6 लैंग्वेजेस हैं जैसे कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन कौन से वो लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। तो ऑप्शन हो सकता है उसमें मलयालम, जो कि इसमें नहीं है, मलयालम नहीं होगा, तमिल हो सकता है, तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो सकता है, संस्कृत हो जाएगा, तेलुगु हो सकता है, कन्नड़ा, मलयालम भी है तो मलयालम भी हो सकता है, माई फॉल्ट, उड़िया। तो देखो इसमें साउथ की 4 लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, याद करना हो तो बड़ा आसान है। और मदर लैंग्वेज कौन है इनकी? संस्कृत। संस्कृत माना जाता है कि इसी से सारे ये लैंग्वेज निकल के आए हैं, तो इनमें से ये भी है। अपार्ट फ्रॉम ये साउथ की लैंग्वेज एंड संस्कृत, एक उड़िया लैंग्वेज भी है। इनको दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो मैं आपको इतने अच्छे से बता दिया कि आपको ये याद भी हो जाएगा। 4 साउथ के लैंग्वेज याद कर लो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, संस्कृत है याद कर लो और उड़िया याद कर लो, तो आपको ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है क्लासिकल लैंग्वेज किसी को मिलता है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है सरकार के द्वारा फॉर सेटिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर मान लो तमिल को मिल गया क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, तो सरकार इसको देगी कुछ पैसे कि भाई आप एक एक्सीलेंस के लिए सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस एक बनाइए जहाँ पे इस लैंग्वेज की स्टडी हो। University Grant Commission can be requested to create, to begin with, at least in the central university, a certain number of professionals chairs for classical language for scholars of eminence in the language। इसका मतलब यह है कि UGC जो है को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भाई जो भी यूनिवर्सिटीज है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट वहाँ पे तो एक चेयर होना चाहिए किसका? इस क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे इमिनेंट जो स्कॉलर्स हैं उनको शिक्षा दी जा सके इस लैंग्वेज में। नेक्स्ट, क्राइटेरिया क्या है कि मतलब कैसे चुना जाता है क्लासिकल लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो लैंग्वेज एक हाई एंटीक्यूटी होना चाहिए उसके अंदर ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर पीरियड 1500 to 2000, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो लैंग्वेज एंटीक्यूटी का होना चाहिए, मतलब कि 1500 से 2000 ईस्वी के बीच की वो लैंग्वेज होनी चाहिए, एंटीक्विटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है।
Evaluable heritage by generation of speaker and literary tradition that is original and not borrowed। तो कहने का मतलब हमारा लैंग्वेज होना चाहिए वो कहीं से हमने उसको लाया नहीं है, हमारा खुद का लैंग्वेज शुरू से ही चला आ रहा हो तो उसी को ही जनरेशन से जनरेशन वो सिखाया जा रहा है। जैसे तमिल लैंग्वेज है तो एक जनरेशन ने सीखा होगा, उसने दूसरे को हैंड ओवर किया, तीसरे को, ऐसे करके चला आ रहा है। ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न लैंग्वेजेस से। तो ये सारी क्राइटेरिया है जिसके दम पे एक क्लासिकल लैंग्वेज चुना जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर मार देना एंड मुझे मोटिवेट करो यार, कमेंट वगैरह अच्छे अच्छे करो, बुरे भी कर सकते हो बुरा लगा हो तो। एनीवे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।